मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। लेकिन वो भारती हो कैसी? वो ग्राम्यत्व और अश्लीलत्व के दोषों से मुक्त हो। गुप्त जी शायद अपने समय में इस चीज को कहीं पहचान रहे थे, रेखांकित कर रहे थे, इसलिए स्पष्ट स्वर में कहते हैं वो भक्ति भावोद्भाविनी वह भारती है विक्रम में। हमें कहीं ऐसा लगता है कि आलोचना, साहित्य, समाज सारी चीजें अलग अलग हैं। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि एक क्रम है और उस क्रम का सातत्य है। प्रथम स्थान पर समाज है, जहां समाज है वहां संस्कृति है, बैठने के लिए जहां संस्कृति है वहां साहित्य है, और जहां साहित्य है वहां आलोचना है। इसलिए ये मानना कि साहित्य या आलोचना यहाँ प्रारंभ हुई, इससे प्रभावित हुई, ये सब तथ्य परक कम और भ्रांति परक अधिक। बात सांस्कृतिक नवोन्मेष की है तो हमें उन्मेष को भी देखना होगा। आलोचना सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो धरातलों पर होती है। हमारे साहित्य का प्रस्थान बिंदु वैदिक साहित्य में है, लौकिक संस्कृत साहित्य में है, और जब साहित्य में वहां प्रस्थान है तो हमें आलोचना का प्रस्थान भी वहां देखने को मिलेगा। भारतीय समाज अपनी संस्कृति को आत्मसात किए हुए है, और समाज में जो संस्कृति आत्मसात है, अनुस्यूत है, तो वो आलोचना में भी, साहित्य में भी अनुस्यूत होगी ही। मोटे तौर पर दो धरातल हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। हमारा संस्कृत का साहित्य आया, उसकी परख के लिए उसके पीछे काव्यशास्त्र है। भरत आए, भामा आए, हमारे संप्रदाय स्थापित हुए आलोचना के, रस, अलंकार, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति और औचित्य। ये ऐसे शाश्वत महत्व के सैद्धांतिक धरातल निर्मित कर गए जिनसे पार जाना कभी भी आलोचना के लिए संभव नहीं होगा। और यही दूसरा धरातल टूटता है, व्यवहारिक धरातल। संस्कृत के कुछ श्लोकों को आप पाएंगे, उनमें देखेंगे कि वहां पर सांस्कृतिक उन्मेष और लक्ष्य की प्रयोजनवती आलोचना आपको मिलेगी। वहां आपको तुलनात्मक आलोचना भी मिलेगी, और वहां किसी की श्रेष्ठता निरूपित करने वाली आलोचना भी मिलेगी। वाल्मीकि के संदर्भ में किसी आलोचक ने कभी कहा होगा कि वाल्मीकि कवि सिंहस्य कविता वनचारिण श्रवण राम कथा नादम को न याति परम पदम। वाल्मीकि कवि सिंह है, कविता रूपी वन में विचरण करने वाले हैं, और उनकी गर्जना में जो राम नाम है उसको सुनकर कौन परम पद प्राप्त नहीं करता। विचार कीजिए, ये जो परम पद है यही प्रयोजनवती आलोचना है, और यही सांस्कृतिक उन्मेष का बिंदु भी है। इस परम पद में हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय सन्निहित है। कहने वाले श्लोककार ने इस बात को अपनी दृष्टि से स्थापित कर दिया कि साहित्य वो होना चाहिए जो परम पद प्रदान करने में सहायक हो। लाक्षणिक आलोचना देखिए, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुण। ये लाक्षणिक भी है और ये तुलनात्मक भी है। ये भारतीय आलोचना का प्रस्थान बिंदु है। श्रेष्ठता प्रतिपादित करनी हो तो कालिदास को कवि ने श्रेष्ठतम प्रतिपादित करते हुए कहा
त्रिपुरा कवीनां गणना प्रसंगे अनामिकाधिष्ठति कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कविरभावात् अनामिका सार्थवती बहु। प्राचीन काल में कवियों की गणना हुई, कालिदास का नाम अनामिका होने पर रुक गया, उसके बाद दूसरा कवि नहीं सूझा और परिणामतः अनामिका उंगली सार्थक हो गई। ये श्रेष्ठता निरूपित करने वाली आलोचना है। भारतीय आलोचना के लिए यदि हम ये माने कि वह बहुत बाद की चीज है या हिंदी की आलोचना बहुत बाद की चीज है, ये भी हमारा भ्रम होगा। परिवार अपनी परंपरा का प्रवाह होता है, पौत्र अपने पिता पितामह इन सबकी विरासत को लेकर आगे बढ़ता है। हिंदी आलोचना भी अपनी विरासत को लेकर के आई है। जो लोग हिंदी को संस्कृत से छिन्न करके व्याख्यायित करते हैं, मुझे लगता है कहीं भ्रांति निर्मित करते हैं। संस्कृत से हमने अक्षर लिए, स्वर लिए, व्यंजन लिए, व्याकरण लिया, भाव लिए, शिल्प लिया और हम कह देते हैं कि ये प्रवाह से छिन्न है, ये अलग है। बंधुओं, संस्कृत के ये जो तीन रूप आपने देखे, हिंदी में आलोचना में आपको ये मिलेंगे। रीति काल ने इनको यथावत ग्रहण किया। जब सैद्धांतिक आलोचना की बात आती है तो संस्कृत के सैद्धांतिक ग्रंथों का अनुवाद केशव, मतिराम, भूषण इन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से किया। केशव की कवि क्रिया, रसिक क्रिया क्या है? संस्कृत के उस आलोचनात्मक प्रस्थान बिंदु का नवीन प्रवाह है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो जब आपने सुना होगा सूर सूर तुलसी शशि उड़गुल के सबदास, क्या ये तुलनात्मक आलोचना की दृष्टि नहीं है? यहाँ मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे साहित्य की प्रकृति, हमारी ज्ञान परंपराएं काव्य में है, तो इसीलिए हमारी आलोचना का स्वरूप भी काव्य में है। दूसरी बात, आलोचना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे केवल आलोचक ही लिखेगा और गद्य में ही लिखेगा। हमारे रचनाकारों ने अपने साहित्य में आलोचनात्मक दृष्टियां दी हैं। साहित्य में पग पग पर कवियों और लेखकों के द्वारा उनकी प्रस्तुत की गई रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा। आलोचना के मानदंड मिलेंगे। हिंदी की आलोचना, भक्तिकालीन आलोचना को यदि आप देखें तो उसमें जिस समय निर्गुण शाखा का काव्य आप पढ़ते हैं तो उसमें जायसी और कबीर, इनमें आप पाएंगे कि प्रेम जो है, भक्ति जो है, वह मानक है साहित्य का। कबीर जब कह देते हैं पोथी पढ़े पढ़े जब हुआ, पंडित भया न कोई, तो सारे शास्त्रीय ज्ञान को अलग करके उस साहित्य की सार्थकता प्रतिपादित करते हैं जो प्रेम का प्रसार करे। और प्रेम का यह प्रसार कुरुक्षेत्र में दिनकर की रचना में देखने को मिलता है, जहां दिनकर कह देते हैं कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच का व्यवधान जो तोड़ दे वही मनुष्य का श्रेय है। रसवती भूखे मनुष्य का श्रेय, ये प्रवाह है, ये मानदंड है। जैसी कह देते हैं मानस प्रेम भयो वैकुंठी, और ये भक्ति का प्रवाह तुलसी में मिलता है। ये उन्मेष है सांस्कृतिक, और तुलसी एक और शास्त्रीय बात कर देते हैं, आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, शास्त्रीय विधान दे दिया। भाव भेद रस भेद अपारा, शास्त्रीय विधान दे दिया। और वही तुलसी व्यवहारिक स्तर पर साहित्य की कसौटी तय कर देते हैं कि कीरति भले की भूति भली सोई। मित्रों, ये जो भनिति है, जो सबके कल्याण की प्रेरक है, यही भनिति तो रामचंद्र शुक्ल का लोक मंगल है। शब्द बदल जाएगा, भाव नहीं बदलेगा। पुत्र की शक्ल बदल जाएगी पिता से, लेकिन पिता का आचरण, पिता का व्यवहार, पिता का शील उसमें प्रतिबिंबित होगा। अपवाद रूप में ना हो तो अलग बात है, अन्यथा व्यक्ति अपनी परंपरा से बहुत दूर नहीं जाता। केशव को देखिए, केशव जब कहते हैं जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत,
यहाँ आकर केशव अलंकार शास्त्र की प्रतिष्ठा कर देते हैं। यदि हमें हिंदी के व्यवस्थित आलोचक के रूप में बात करनी हो तो सबसे पहले आलोचक 17वीं शताब्दी में नाभादास दिखाई देते। जब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को आलोचना का जनक कहते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वे हिंदी गद्य में आलोचना के सूत्रपात करने वाले विद्वान हैं। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ल्यूकस की एक पुस्तक आती है पश्चिम से। शिवकरण सिंह ने उसका अनुवाद किया। उस पुस्तक में लिटरेचर एंड साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ क्रिटिसिज्म, इस पुस्तक में शिवकरण सिंह ने पश्चिम के सिद्धांतों को पहली बार प्रस्तुत किया है। और यहाँ वो बात करते हैं इड, ईगो और रियलिटी। इड अर्थात मानव के मूल संवेग, जो उसकी भाव दशाएं हैं। आप देखेंगे कि इन भाव दशाओं पर तो हम भरत के समय से चर्चा करते चले आ रहे हैं। जो मूल प्रकृत्यात्मक संवेग हैं, उनका उन्मेष हमने तो ल्यूकस से बहुत पहले अपने काव्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में करके प्रस्तुत कर दिया है। दूसरा है ईगो, स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का भाव। तो जब हम कहते हैं मनोर्भव महाभारत में, तो मनुष्य की श्रेष्ठता का ही तो अनुसंधान करते हैं। हमारा तो सारा शब्द विधान, सारा साहित्य इसी मनुष्य के निर्माण के लिए है, चरित्र के निर्माण के लिए है, व्यक्तित्व के विकास के लिए है। रियलिटी की बात जब होती है तो रियलिटी यथार्थ के रूप में पश्चिम में भिन्न है, हमारे यहाँ उसका स्वरूप कुछ भिन्न है। और ये आवश्यक नहीं है कि जैसा पश्चिम में है वैसा ही हमारे पास हो। दिक्कत तब होती है जब हम कुर्ते को कोट के पैमाने से नापने लगते हैं और फिर कहते हैं कि ये बेकार है। अरे कुर्ते के अपने मानक हैं, कोट के अपने मानक हैं। आलोचना उनके साहित्य की उनके ढंग से होगी, हमारे साहित्य की हमारे ढंग से होगी। और इस संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण एक उद्धरण दिया है नंद दुलारे वाजपेयी। वाजपेयी जी लिखते हैं कि देश और समाज की परिवर्तनशील प्रवृत्तियां ही एक ओर साहित्य निर्माण की दिशा निश्चित करती हैं और दूसरी ओर समीक्षा का स्वरूप निर्धारित करती है। अर्थात आलोचना हो या साहित्य का सृजन, दोनों ही समाज की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप अपना विकास करते हैं। और इसीलिए संस्कृत के आलोचना शास्त्र से हिंदी का आलोचना शास्त्र, प्राचीन काल के शास्त्र से आज का शास्त्र पर्याप्त स्थिति में भिन्न मिल जाते हैं। हमारा जो नवोन्मेष की बात आती है, नवोन्मेष का मतलब होता है एक बार फिर से अपनी दिशा को पहचानना, फिर से आगे बढ़ना। आप देखते हैं कि रीति काल में जब श्रृंगारिकता का प्रभाव बढ़ा, जब हमारा साहित्य अपने मूल पथ कीरति धनी की भूति भली को छोड़कर, लोक मंगल को छोड़कर दरबारी और सामंतवादी संस्कृति के लिए, उस सभ्यता के लिए, लोगों के विलास के लिए मनोरंजन की वस्तु बना, तब हमारा वो उन्मेष शिथिल हुआ। और उसी शिथिल उन्मेष को नवोन्मेष के रूप में आपने पूर्वक स्थान मिला, जब हमने दोबारा रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में लोक मंगल की स्थापना करते हुए अपनी बात कहना प्रारंभ की। उदात्त की प्रतिष्ठा, ये हमारे नवोन्मेष का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। उदात्त काय का? उदात्त विषय का, भाव का उदात्त, उदात्त चरित्र का, पात्रों के वर्णन में उदात्त होना चाहिए, उदात्त भाषा और शैली का, उदात्त उद्देश्य का, भाव का। ये 5 प्रकार के उदात्तों की चर्चा डॉक्टर नगेंद्र ने की है और ये हमारी आलोचना का नवोन्मेष है। रस सिद्धांत की बात करें, काव्य शास्त्र का प्रस्थान बिंदु हमारे यहाँ रस रहा। उस रस के विषय में 19वीं शताब्दी के अंत में आकर
शिथिलता उत्पन्न दिखाई देती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिख देते हैं एक स्थान पर, वाह वाह, रसों का मानना भी क्या वेद का मानना है? जो लिखा है सो माना जाए। रस अनुभव सिद्ध है, अनुभव में आए तो मानिए, न आए तो न मानिए। यहाँ उन्होंने अवश्य कहा, लेकिन नाटक जो उनकी कृति है उसमें वो कहते हैं कि वही रचना अच्छी है जिसको पढ़ करके कुछ सुख मिलता है, आनंद प्राप्त होता है। अर्थात भारतेंदु भी रस का विरोध नहीं कर रहे हैं, रस के विस्तार के लिए संभावनाएं निर्मित कर रहे हैं और उन संभावनाओं का पुनरुत्थान दिखाई देता है। जब हम 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रस की नई दिशाओं को अनावृत होता हुआ देखते हैं, हमारी राष्ट्रीय चेतना ने देशभक्ति का अपार साहित्य रचकर रख दिया। परिणाम ये हुआ कि रस सिद्धांत के विचारकों ने भक्ति रस को भिन्न करते हुए देशभक्ति रस का प्रतिपादन किया। आचार्य शुक्ल ने रस मीमांसा में जब देशभक्ति रस और प्रकृति रस की बात कही तो ये रस विस्तार का द्वार था। गोस्वामी जी जब कहे आए थे भाव भेद रस भेद अपारा, अपार हैं, तो वही रस विस्तार का पथ यहाँ निर्मित होता है। हरिऔध रस कलश रचते हैं, बाबू गुलाब राय नवरस नाम की रचना देते हैं, डॉक्टर नगेंद्र का रस सिद्धांत आता है और ये सारी की सारी रचनाएं कहीं ना कहीं हमारे नवोन्मेष को जागृत करते हैं। ये नवोन्मेष आगे चलकर हम देखें तो और अधिक स्पष्ट होता है जब रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि चित्रण चाहे यथार्थ जगत का हो चाहे काल्पनिक जगत का, चाहे दोनों का मिलकर हो, मुख्य बात तो ये है कि उसमें भाव होने चाहिए, उससे रस निष्पत्ति होनी चाहिए, उससे आनंद मिलना चाहिए। यथार्थ जगत और साहित्य ये एक आलेख है और इस आलेख में रामविलास शर्मा जी ने रस की स्थिति को पुनः निर्मित कर दिया, पुनः प्रतिष्ठित कर दिया, सैद्धांतिक आधुनिक धरातल पर स्थित कर दिया। रस सिद्धांत को लेकर हरिऔध के रस कलश और रस मीमांसा के बाद निरंतर पुस्तकें सामने आई। डॉक्टर नगेंद्र के यशस्वी शिष्य डॉक्टर सुंदरलाल कथुरिया ने रस सिद्धांत पर व्यापक काम किया। नई कविता और रस सिद्धांत विस्तार, संकोच की दिशाएं, अनेक बिंदुओं पर अनेक मानकों से उन्होंने काम किया। विश्वनाथ दीक्षित ने काम किया, बहुत सारे लोगों ने, रवि शंकर ने काम किया, रामशंकर त्रिपाठी ने काम किया। ढेरों पुस्तकें आपको देखने को मिलेंगी जो रस सिद्धांत की पुनर्व्याख्या करती हैं, उसकी विस्तार और विकास की दिशाओं को अनावृत करती हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि रस की आवश्यकता नहीं रही। यद्यपि कुछ लोगों ने कहा, हमारे एक बड़े विद्वान मित्र ने पीएचडी के एक वाइवा के समय ये कहा कि मेरा तो जीवन हो गया समीक्षाएं करते हुए, लेकिन मुझे कभी आवश्यकता नहीं हुई रस सिद्धांत की। मुझे लगा कि ये कहना चाह रहे हैं कि हलवाई को शक्कर की आवश्यकता नहीं है। आप बिना शक्कर के थोड़ी बहुत कोई खजूर वजूर मिला करके बना ले मिठाई, अलग बात है, अन्यथा रस के बिना तो आप कदम भर चलेंगे ही नहीं। रस तो साहित्य की ऐसी संपत्ति है जो काव्य ही नहीं गद्य में भी रहती है, नाटक में भी रहती है, कहानी और उपन्यास में भी रहती है। अरे जहाँ व्यक्ति को रस नहीं मिलता वहाँ वो दिखता नहीं है। रस साहित्य की शाश्वत निधि है। हमारी आलोचना के नवोन्मेष ने इस बात को स्थापित किया। छंद की बात करें, महाकाव्य लाला ने मुक्त छंद दिया, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि वे छंद के विरोधी थे। उनकी अंतिम रचनाओं को देखिए, सांध्य काकली आदि को, वे रस में ही हैं और वे छंदबद्ध हैं। यदि निरालाकर रस से विरोध होता तो वे छंद में अंतिम चरण की रचनाएं क्यों लिखते? सांध्य काकली और गीत गुंज ये रस भरे गीत हैं, छंदबद्ध हैं। और दिनकर जी ने इस संदर्भ में बहुत अच्छा लिखा। दिनकर जी मुक्त छंद की बात करते हुए लिखते हैं कि मुक्त छंद कुछ ऐसा ही बेतुका काम है जैसे कोई बिना जाल के टेनिस खेले। इसका अर्थ ये हुआ
कि हमारा साहित्य छंद को छोड़कर नहीं चला, छंद का फिर हमारी आलोचना में पुनर्प्रतिष्ठापन किया गया। अभी विगत वर्षों को देखिए, नई कविता के बाद के जो आंदोलन हुए उनमें दोहे के ऊपर बहुत लिखा गया। आखिर क्यों? क्योंकि मन को विश्राम नहीं मिला उस कविता और सनातनी कविता और सूर्योदयी कविता के वातावरण में, इसलिए हिंदी कविता फिर अपने उत्स की ओर लौटी, फिर वो नवोन्मेष की ओर आई। जनभाषा के आग्रह के लिए भी हमारे आचार्यों ने पुनः आग्रह किया, हमारा फिर सहज भाषा की ओर लौटने का मन बना। कबीर ने जिस बात की कि भाषा बहता हुआ जल है, उसी बात को लेकर के अगर देखा जाए तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अपना प्रतिपाद्य तो देना ही था वाल्मीकि से भिन्न, उसके अतिरिक्त समाज को भाषा देनी थी, सबको समझ में आ जाए, इसलिए अवधि में रामचरितमानस की रचना की। अन्यथा राम कथा तो वाल्मीकि रामायण में चली रही थी, देश भर के व्यास अपने आसनों से उसका वाचन कर ही रहे थे, आवश्यकता क्या थी। लेकिन जन जन तक पहुंचने वाली कविता होनी चाहिए, जन जन तक पहुंचाने वाला संदेश उसमें निनादित होना चाहिए, इसलिए जनभाषा चाहिए। और वही विचार हम देख लेते हैं अपने भवानी प्रसाद मिश्र में, जब वो कहते हैं कि जिस तरह मैं बोलता हूँ उस तरह तो ले। अर्थात हमारा जो पुनरुत्थान है, जो हमारा नवोन्मेष है, वो भिन्न नहीं है, परंपरा से छिन्न नहीं है। हम यदि बात करें तो हमारे जो पश्चिम के आलोचक हैं, वे एक सीमा तक ही हमारे साहित्य का मूल्यांकन कर सकते हैं। उनके साहित्य का मूल्यांकन हमारे सिद्धांतों के आधार पर ठीक नहीं होगा, और उनके सिद्धांतों के आधार पर हमारे साहित्य का मूल्यांकन ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति भिन्न है, वस्तु स्थितियां भिन्न है, मान्यताएं भिन्न है, रुचियां भिन्न है, संस्कृति भिन्न है, और ये भिन्नता अपना आग्रह करती है। हम अपने वस्तुओं को अपने पैमाने से नाप सकते हैं, अपनी रीतियों और नीतियों को अपने तराजू पर तोलकर समझ सकते हैं। विदेशों के उधार के मानदंडों से हमारा काम चलने वाला नहीं है। रियलिटी जिसकी बात पश्चिम करता है, उस रियलिटी में यथार्थ है, लेकिन वो यथार्थ हमारे लिए यथार्थ नहीं होगा। हमारे यहाँ यथार्थ की बात हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। हमारा यथार्थ क्या है? देखिए, वो कहते हैं सत्य वो नहीं है जो मुख से बोलते हैं, सत्य वह है जो मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण के लिए किया जाता है। सर्वभूत का आत्यंतिक कल्याण साहित्य का चरम लक्ष्य है। जो साहित्य केवल कल्पना विलास है, जो केवल समय काटने के लिए लिखा जाता है, वो बड़ी चीज नहीं। बड़ी चीज वो है जो मनुष्य को आहार, निद्रा आदि पशु सामान्य धरातल से ऊपर उठाता है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ये निबंध है हजारी प्रसाद जी का, और उसमें वे इस बात को स्पष्ट रूप से रखते हैं। साहित्यकार की स्वायत्तता के विषय में, उसकी स्वतंत्रता के विषय में भी हमारे आचार्यों ने, विद्वानों ने बात की है, और उसको सुरक्षित रखने के लिए कहा है। अज्ञेय और नरेश मेहता आदि अनेक ऐसे विद्वान रहे जिन्होंने अपनी आलोचना के माध्यम से नवोन्मेष को दिशा दी है, और आगे भी देते रहेंगे। अंत में मैं भारत भारती के शब्दों में उसकी चर्चा यहाँ हुई थी, काव्य का मानक प्रस्तुत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जब भारत भारती के पहले पद में मैथिली गुप्त जी लिखते हैं, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। लेकिन वो भारती हो कैसी? वो ग्राम्यत्व और अश्लीलत्व के दोषों से मुक्त हो। गुप्त जी शायद अपने समय में इस चीज को कहीं पहचान रहे थे, रेखांकित कर रहे थे, इसलिए स्पष्ट स्वर में कहते हैं, वो भव्य भावोद्भाविनी वह भारती है भगवती। भव्य भावोद्भाविनी, भव्य भावों को जन्म देने वाली हो, ताकि हमारी दिशा ठीक रहे। साहित्य से भव्य भाव सामने आएंगे, आलोचना भव्य भावों का उचित मूल्यांकन करके समाज में उनको स्थान दिला पाएगी, तो समाज का प्रगति पथ प्रशस्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।